Dear students, in this video we will learn about object-oriented programming in C++. This is the first unit of class 12th computer science subject. I have divided this unit into two videos. In the first video we will learn the following subtopics. First is define OOP, object-oriented programming. Second, advantages and disadvantages of OOP. Third, basic elements of OOP. And last, implementation of polymorphism using function overloading in C++ with program. This unit is as per the revised syllabus of J.K. Bose. First subtopic, OOP. OOP means object-oriented programming. It allows the breaking up of a problem into a number of entities called objects. OOP यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमें मदद करता है कि हम अपनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटी छोटी एंटिटीज में बांटें, छोटी छोटी एंटिटीज में ब्रेकअप करें और उन एंटिटीज को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट्स, और उन ऑब्जेक्ट्स के इर्द गिर्द क्या बिल्ड करें एंड बिल्ड डेटा एंड फंक्शंस अराउंड दीज ऑब्जेक्ट्स. डेटा को हम टेक्निकल टर्म्स में यहाँ कहेंगे डेटा मेंबर्स और फंक्शंस को मेंबर फंक्शंस. C++ में हम डेटा को डेटा मेंबर्स कहते हैं और फंक्शंस को मेंबर फंक्शंस कहते हैं. इन OOP डेटा इज ट्रीटेड एज ए क्रिटिकल एलिमेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर हम और प्रोसीजरल लैंग्वेजेस की बात करें, जैसे प्रोसीजरल बेस्ड लैंग्वेज हो या स्ट्रक्चर बेस्ड लैंग्वेज हो, वहाँ पे डेटा को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती. यही चीज़ OOP को ज़्यादा अच्छा बनाता है कि यहाँ पे डेटा इज ट्रीटेड एज ए क्रिटिकल एलिमेंट. हम अपने डेटा को फ्रीली मूव होने नहीं देते. हम अपने डेटा को सबसे कॉन्फिडेंशियल बना के रखते हैं ताकि हमारा डेटा जो है वो कोई चुरा ना सके. उसको प्राइवेट हाइड करके रख सकते हैं ताकि कॉन्फिडेंशियलिटी हमारी बनी रहे और इससे हमारा प्रोग्राम सिक्योर भी रहता है. ये इट्स वन ऑफ द फीचर ऑफ OOP. लास्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से प्रोग्रामिंग ये ऐसी प्रोग्रामिंग है इन विच वी डिजाइन एंड डेवलप अवर एप्लीकेशन. हम अपनी प्रोग्राम या एप्लीकेशन इस तरह से डेवलप करते हैं जो किस बेस पे हो, बेस्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स. वो सिर्फ ऑब्जेक्ट से ही बना हो और इन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, इंस्टांसेस या वेरिएबल्स ऑफ क्लास. ये धीरे धीरे हम पढ़ेंगे क्लास क्या होती है, इंस्टांसेस क्या होती हैं. अगर अभी थोड़ा सा अगर रिव्यू दूं मैं आपको, 11th में हमने पढ़ा है इंट ए क्या है, हमारा एक वेरिएबल है. वो किस टाइप का है, इंटीजर क्लास का. यानी ए जो है एक वेरिएबल है जिसमें इंटीजर वैल्यूज होल्ड हो सकती हैं. उसी तरह ऑब्जेक्ट क्या है, वो भी वेरिएबल है, पर वो किसका वेरिएबल है, क्लास का. इस डायग्राम में हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, प्रोग्रामिंग की ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से की जाती है. ऑब्जेक्ट्स आपस में टू वे बात कर सकते हैं आपस में, तो कोई भी ऑब्जेक्ट किसी के साथ हम लिंक कर रहे हैं यहाँ पे. नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारे सिलेबस में भी है, एडवांटेजेस ऑफ OOP. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्या एडवांटेजेस हैं. पहला एडवांटेज है सिंप्लिसिटी. सिंप्लिसिटी कैसे, क्योंकि सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स मॉडल रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट. सॉफ्टवेयर के जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो इस तरह से लगते हैं जैसे वो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट हों और कॉम्प्लेक्सिटी उनमें रिड्यूस की जाती है ताकि हमारा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी क्लियर हो और सिंपल बन सके. मॉड्यूलैरिटी का मतलब ही वही है कि हम अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में बांटते हैं और वो मॉड्यूल्स आपस में इंडिपेंडेंट है. अगर कोई चेंजेस अगर कल को हमें करनी होंगी तो हमें उस पर्टिकुलर मॉड्यूल में ही चेंज करनी है, ना कि पूरे प्रोग्राम में. मॉडिफाइबिलिटी नाम से पता चलता है कि इजी टू मॉडिफाई आवर OOP प्रोग्राम. हम OOP का प्रोग्राम जो C++ में बना रहे हैं उसको मॉडिफाई करना बहुत आसान है. नेक्स्ट, एक्सटेंसिबिलिटी कहता है कि अगर हमें कुछ नए फीचर्स ऐड ऑन करने हैं, ऐसा नहीं है कि हमारा OOP का प्रोग्राम एक बन गया, हमारा C++ का प्रोग्राम हमने बना लिया, हम उसमें कुछ नया फीचर ऐड नहीं कर सकते. हम एक नया मॉड्यूल बना सकते हैं और उस बने बनाए प्रोग्राम में उसको एक्सटेंड कर सकते हैं. नेक्स्ट आ गया हमारा मेंटेनेबिलिटी भी नाम से पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेंटेन सेपरेटली, मेकिंग लोकेटिंग एंड फिक्सिंग प्रॉब्लम्स ईजियर. नेक्स्ट आ गया हमारा रीयूजेबिलिटी. ऑब्जेक्ट्स कैन बी रीयूज्ड इन डिफरेंट प्रोग्राम्स. ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, एडवांटेज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जो ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग को और मजबूत बनाता है. रीयूजेबिलिटी, ये ट्रांजिटिविटी नेचर प्रोवाइड करता है. इट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डिसएडवांटेज. जहां हमने एडवांटेजेस की बात की, अब हम कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के. फर्स्ट, डिजाइनिंग ए प्रोग्राम इन OOP कॉन्सेप्ट इज लिटिल बिट ट्रिकी. क्यों ट्रिकी है,
ये एक हमें स्पेशलाइज्ड प्रोग्रामर चाहिए जो उसको जानता हो, उस लैंग्वेज के बारे में उसकी काफ़ी स्किल्स हों, वही बना सकता है। इसलिए द प्रोग्रामर शुड हैव ए प्रॉपर प्लानिंग बिफोर डिजाइनिंग ए प्रोग्राम। सिंस एवरीथिंग इज ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट, द प्रोग्रामर नीड प्रॉपर स्किल्स। उसके प्रॉपर स्किल होने चाहिए, सच एज डिजाइन स्किल्स, प्रोग्रामिंग स्किल्स, थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा। हर चीज़ को ऑब्जेक्ट के बेस में देखना, हर चीज़ को एक एंटिटी मानना, उन एंटिटीज को आपस में हम कैसे लिंक करेंगे, तो इसलिए इट्स बिट ए ट्रिकी वन। नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ओप। इट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट कि बेसिक एलिमेंट्स हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्या हैं, बेसिक फीचर्स क्या हैं, बेसिक पिलर्स क्या हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बनाती हैं। यही फीचर्स हैं एज पर अवर रिवाइज सिलेबस जो हमारे इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक एलिमेंट्स माने गए हैं। फर्स्ट इज क्लास, ऑब्जेक्ट, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा हाइडिंग, डेटा एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस। एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे। पहला क्लास। Class can be defined as a combination of data members and member functions. Class क्या कह रहे हैं, क्लास क्या है, किसका कम्बिनेशन है, किसके कलेक्शन है, डेटा मेंबर की और मेंबर फंक्शंस की। हमें यहाँ घबराना नहीं है या कंफ्यूज नहीं होना है। डेटा मेंबर्स मतलब जो नॉर्मल वेरिएबल्स हम प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं उनको हम डेटा मेंबर्स कहते हैं, और जो हमारे फंक्शंस, नॉर्मल फंक्शंस हम प्रोग्राम के अंदर यूज कर रहे हैं उनको हम मेंबर फंक्शंस कहते हैं। कहता है हमारा जो क्लास है वो किस किस का कम्बिनेशन है, डेटा मेंबर्स का यानी वेरिएबल्स का और फंक्शंस का। अगर हम स्ट्रक्चर को याद करें जो हमने 11th क्लास में पढ़े हैं, क्लास में सिर्फ एक ही चीज़ होती है वेरिएबल्स, क्लासेस के अंदर फंक्शंस नहीं होते हैं। तो ये एक एडवांस फीचर है C++ का जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास जो किसका कम्बिनेशन है, एक डेटा मेंबर का और मेंबर फंक्शंस का। वो फंक्शंस जो उस डेटा पे अप्लाई किए जाते हैं, अप्लाइड ऑन दैट डेटा। सेकंड, तो ऑब्जेक्ट्स आर वेरिएबल ऑफ टाइप क्लास। जो ऑब्जेक्ट्स की हम बात कर रहे थे वो ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, वेरिएबल हैं, किसके, क्लास के। और क्लास इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और जो हम वेरिएबल्स बनाते हैं या हम क्लास को इस तरह से भी कह सकते हैं कि क्लास क्या है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट शेयर कॉमन प्रॉपर्टीज एंड रिलेशनशिप्स। वो सारे ऑब्जेक्ट्स जिनकी सेम प्रॉपर्टीज हैं और रिलेशनशिप्स हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट्स जब इकट्ठे हो जाते हैं तो हम क्या बनाते हैं, क्लास। एग्जाम्पल अगर हम ले, व्हीकल इज ए क्लास बट कार, ट्रक, बाइक एंड साइकिल आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास व्हीकल। क्या व्हीकल करके हमें बाजार में कुछ मिलता है? नहीं। हमें क्या दिखती है, हम बाहर कार, ट्रक, बाइक, साइकिल, ये सारी चीजें जो हैं ये ऑब्जेक्ट्स हैं किसके, क्लास की। तो हमें ये चीज समझ में आ रही, क्लास क्या है, हमारा एक जनरल कॉन्सेप्ट है, और जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा रियल टाइम एंटिटी है। उसी तरह फ्रूट इज ए क्लास बट एप्पल, मैंगो, बनाना, ऑरेंज आर ऑब्जेक्ट। हम बाजार जाते हैं, कहते हैं भाई फ्रूट देना, क्या फ्रूट करके कोई चीज़ मिलती है? नहीं, हमें उसके ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, जैसे एप्पल, मैंगो, बनाना, ऑरेंज, ये उसके ऑब्जेक्ट्स हैं। तो अब हम डिटेल में बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। एंड ऑब्जेक्ट इज एन आइडेंटिफाइबल एंटिटी, वो एंटिटी जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसका कुछ नाम है, विथ सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर, उसका अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है और बिहेवियर है। ये पॉइंट नोट करने वाला है। कैरेक्टरिस्टिक्स को हम C++ में वेरिएबल्स कहते हैं, वेरिएबल से डिफाइन करेंगे, और बिहेवियर को हम फंक्शन से डिफाइन करेंगे। तो तीन चीजें जुड़ी हुई, इसी लाइन में हमने तीन चीजें जुड़ी हुई हैं। एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो आइडेंटिफाइबल एंटिटी, उसका अपना एक नाम होता है। दूसरा, उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है और उसका एक बिहेवियर है। तो ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है एक ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ ए क्लास। ऑब्जेक्ट क्या है, वेरिएबल है क्लास का। ये लाइन, उस लाइन का यही मतलब है, जैसे हम क्लास 11th में भी हमने पढ़ा, हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं इंट ए जो है हमारा क्या है, इंस्टांस है, हमारा वेरिएबल है किसका, इंटीजर टाइप का, यानी ए में किस तरह के वैल्यूज होल्ड होंगे, इंटीजर टाइप के। वैसे ही ऑब्जेक्ट क्या है, वेरिएबल है किसका, क्लास का। तो ऑब्जेक्ट में किस तरह की वैल्यू होल्ड होगी, जिस टाइप की वो क्लास बनी होगी उसी तरह का ऑब्जेक्ट में वैल्यू कंटेन की जाएगी। नेक्स्ट, वो जनरल में अगर हम बात करें, एन ऑब्जेक्ट कैन बी ए पर्सन, प्लेस, ए बैंक अकाउंट और एनी अदर आइटम दैट द प्रोग्राम मस्ट हैंडल। ऑब्जेक्ट्स आर बेसिक रन टाइम एंटिटीज, यही मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्ट्स आर रन टाइम एंटिटीज इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अगर हम बात करें एग्जांपल की, तो वी कैन से ऑरेंज इज एन ऑब्जेक्ट, ऑरेंज यानी संतरा जो हम खाते हैं, इज एन ऑब्जेक्ट। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, शेप स्फेरिकल,
कलर ऑरेंज, बिहेवियर कैसा है जूसी, और टेस्ट कैसा है उसका स्वीट प्लस श्योर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पिलर की हम बात कर रहे हैं, एलिमेंट की बात करते हैं, दैट इज एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन refers to the act of representing essential features without including the background details। सिर्फ essential features को represent करना, उसके पीछे वो कैसे काम कर रहा है, उसकी बैकग्राउंड क्या है या उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, हमें उसके बारे में नहीं पता। जैसे अगर हम बात करें एक वॉशिंग मशीन की, वॉशिंग मशीन कैसे ऑन करनी है, कैसे स्पिन करना है, कैसे रिंस करना है, कैसे वॉश करना है, वी हैव ओनली बटन्स अवेलेबल देयर। हमें ये पता है इस बटन को दबाने से क्या होगा, बट वो बाद पीछे से काम कैसे कर रहा है वी नीड नॉट नो। सो क्या एब्स्ट्रैक्शन क्या चीज़ बता रही है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है एसेंशियल फीचर्स को, सिर्फ बैकग्राउंड डिटेल से हमें कोई लेना देना नहीं है। सो यही चीज इट सपोर्ट्स, एब्स्ट्रैक्शन सपोर्ट्स डेटा हाइडिंग। एब्स्ट्रैक्शन की मदद से हम डेटा हाइडिंग करते हैं सो दैट ओनली द मोस्ट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज विजिबल। जो इंफॉर्मेशन हमारे काम की है सिर्फ वही हम विजिबल हो टू द यूजर एंड द रेस्ट इज हिडन। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल एब्स्ट्रैक्शन की। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ स्विच बोर्ड। जो हमारे आसपास जो स्विच बोर्ड होते हैं हम उनकी एग्जाम्पल लेते हैं। वी ओनली प्रेस सर्टेन स्विचेस। हमें यह पता है कि इस स्विच को ऑन करने से लाइट ऑन होगी, इस स्विच को ऑन करने से फैन ऑन होगा। वी प्रेस ओनली सर्टेन स्विचेस अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट्स। व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड, हाउ इट इज हैपनिंग, वी नीड नॉट टू नो। वो कैसे काम कर रहा है वो हमें जानने की जरूरत नहीं है। दिस इज एब्स्ट्रैक्शन, इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। वी ओनली नो द एसेंशियल थिंग्स टू ऑपरेट ऑन स्विच बोर्ड विदाउट नोइंग द बैकग्राउंड डिटेल्स ऑफ स्विच बोर्ड। होप टिल नाउ वी हैव लर्न 3 basic elements, class, object and abstraction. Now comes to fourth, that is data encapsulation. Encapsulation का मतलब है रैपिंग करना, रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शंस। वही हमारे जो डेटा जिनकी हम बात कर रहे हैं वेरिएबल्स और जो हमारे फंक्शंस हैं जो उस डेटा पे अप्लाई किए जाते हैं, रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शंस इनटू ए सिंगल यूनिट। एक ही जगह रैप कर लेना, किस किस को रैप करना, डेटा को और फंक्शन को, और सिंगल यूनिट को हम क्या कहते हैं, क्लास। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहेंगे, एनकैप्सुलेशन। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शंस, डेटा और फंक्शन को एक जगह रैप कर लेना सिंगल यूनिट के अंदर, जैसे उसको हम उस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन सेम वैसे है जैसे हम एक कैप्सूल खाते हैं दवाई के तौर पर, उसके अंदर मेडिसिन होती है, वो मेडिसिन मिक्सचर होती है डिफरेंट मेडिसिन का जो हमारे हमें मदद करती है बीमारी से बाहर आने के लिए। इन ए कैप्सूल देयर कुड बी ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेडिसिन which we don't know about. We only know about the end result of the capsule, that it will lower the body temperature, कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर लोअर कर देता है। जैसे कैप्सूल के अंदर मिक्सचर है डिफरेंट मेडिसिन का, वैसे ही एनकैप्सुलेशन में मिक्सचर है किस किस का, डेटा का और फंक्शंस का। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा बेसिक एलिमेंट है हमारा डेटा हाइडिंग। नाम से ही पता चल रहा है जो हाइड करता है, किसको, डेटा को हाइड करना। हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल इज नोन एज डेटा हाइडिंग। इट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसी फीचर से हम सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करते हैं अपने डेटा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। एब्स्ट्रैक्शन सपोर्ट्स डेटा हाइडिंग सो दैट ओनली द मोस्ट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज विजिबल टू द यूजर एंड द रेस्ट इज हिडन। सिर्फ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ही विजिबल हो, बाकी सब छुप जाए। और वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम पब्लिक इंटरफेस के थ्रू बताते हैं, और इंफॉर्मेशन को कैसे हाइड करते हैं तो प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड एसेस स्पेसिफायर्स, वो जो धीरे धीरे हम आगे पढ़ेंगे। इनहेरिटेंस की बात करते हैं, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इट इज द कैपेबिलिटी ऑफ वन क्लास टू इनहेरिट कैपेबिलिटीज और प्रॉपर्टीज फ्रॉम अनदर क्लास। कहता है कि क्षमता एक क्लास, हम क्लासेस की बात कर रहे हैं, हम एक बनी बनाई क्लास से जब हम एक नई क्लास बनाते हैं, उस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। द क्लास हुज प्रॉपर्टीज आर इनहेरिटेड। जो बनी बनाई क्लास है, जो पहले से ही बनी बनाई क्लास है जिससे हम नई क्लास बनाने जा रहे हैं, द क्लास हुज प्रॉपर्टीज आर इनहेरिटेड बाय अदर क्लासेस आर कॉल्ड बेस क्लास और सुपर क्लास और पेरेंट क्लास। उसको हम बेस क्लास कहते हैं, सुपर क्लास कहते हैं या पेरेंट क्लास कहते हैं। The class which inherits properties from the base class, वो नई क्लास जो इनहेरिट करती है प्रॉपर्टी कहाँ से, बेस क्लास से, उसको हम क्या कहते हैं, ड्राइव क्लास, सब क्लास और चाइल्ड क्लास। तो अगर हम एग्जांपल से समझें, सपोज व्हीकल इज दैट क्लास, उसकी 2 सब क्लासेस हैं, ऑटोमोबाइल जो मोटर ड्राइवन है, एक पुल्ड व्हीकल।
ऑटोमोबाइल के एग्जाम्पल है जैसे कार और बस, पुल्ड व्हीकल के कार्ट या रिक्शा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे व्हीकल हमारी बेस क्लास है, ऑटोमोबाइल और पुल्ड व्हीकल जो हैं हमारे ये दोनों ड्राइव्ड क्लास हैं। व्हीकल इज द बेस क्लास, your base class because from this class these two classes are inherited। ये दोनों क्लासेस इस क्लास से बनाई गई हैं, तो इसलिए ये दोनों हमारी ड्राइव क्लास सब क्लासेस हैं और व्हीकल हमारी बेस क्लास है। उसी तरह ऑटोमोबाइल की एंटिटीज ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, कार और बस। तो हम कह सकते हैं कार एंड बस आर द ड्राइव क्लासेस ऑफ ऑटोमोबाइल, या हम कहें ऑटोमोबाइल इज अ बेस क्लास ऑफ car and bus। In the same way, pulled vehicle is a base class of cart and rickshaw, or in other words, cart and rickshaw are the drive classes of pulled vehicle, of the base class pulled vehicle। So next हमारा टॉपिक है polymorphism। It is also one of the important concept of object-oriented programming। polymorphism word जो है हमारा comes from the Greek word polymorphos, जिसका मतलब है having many forms, यानी जिसकी बहुत सारी फॉर्म्स हैं। इट इज़ द एबिलिटी फॉर ए मैसेज और डेटा टू बी प्रोसेस्ड इन मोर देन वन फॉर्म। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये हमें कहता है, इससे पहले ये कॉन्सेप्ट हमने C++ में नहीं पढ़ा, ये नया कॉन्सेप्ट है। वो ये कॉन्सेप्ट हमें कह रहा है क्षमता मैसेज की, एक हमारे फंक्शन मैसेज या डेटा हमारा कैसा प्रोसेस किया जाएगा, डेटा टू बी प्रोसेस इन मोर देन, एक से ज़्यादा तरीकों में कैसे वो प्रोसेस किया जाता है। इस एग्जांपल से हम देखते हैं, जैसे सपोज शेप है हमारा और हमारा फंक्शन है एरिया। क्या हमारे एक प्रोग्राम में सेम नाम का फंक्शन हो सकता है? अगर आज से हम पहले बात करें तो हम कहते हैं एक प्रोग्राम के अंदर एक ही नाम का एक ही फंक्शन हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। बट पॉलीमॉर्फिज्म की मदद से, फंक्शन ओवरलोडिंग की मदद से हम अपने प्रोग्राम के अंदर एक से ज़्यादा नाम के फंक्शन नेम हो सकते हैं। जैसे ये भी एरिया नाम का फंक्शन है, ये भी एरिया नाम का फंक्शन है और ये भी एरिया नाम का फंक्शन है। बट अगर हम ध्यान से देखें इनकी फंक्शनैलिटी डिफरेंट है। एरिया जो है ये वाला एरिया फंक्शन ये सर्कल के लिए परफॉर्म किया जा रहा है, ये वाला एरिया फंक्शन रेक्टेंगल के लिए किया जा रहा है और ये वाला एरिया फंक्शन स्क्वायर के लिए किया जा रहा है। इस एरिया में कितने पैरामीटर्स हैं? एक, और इस एरिया में 2 पैरामीटर्स हैं, तो ये दोनों अलग अलग फंक्शन माने जाएंगे। उसी तरह इस एरिया में एक ही पैरामीटर है और इस एरिया में भी एक ही पैरामीटर है, बट फिर भी ये अलग अलग माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका डेटा टाइप अलग अलग है, ये इंटीजर वेरिएबल है और ये फ्लोट वेरिएबल है। तो हम कह सकते हैं एक ही प्रोग्राम के अंदर हमारे पास 3 एरिया फंक्शन है। एक एरिया का फंक्शन ये है, एक एरिया का फंक्शन ये है और एक एरिया का फंक्शन ये है। Figure shows that the function area will work differently for different shapes like circle, triangle, rectangle, etc. That is, function area exhibit polymorphic behavior। ये polymorphic behavior show कर रहा है। यही polymorphic behavior हमारा लास्ट सब टॉपिक है कि we achieve it through function overloading, that is implementation of polymorphism using function overloading in C++। तो अभी हमें जानना जरूरी है कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है। फंक्शन नेम, फंक्शन का नाम, वो फंक्शंस जो हम अपने C++ प्रोग्राम के अंदर बनाते हैं, मैं उन फंक्शंस की बात कर रहा हूँ। ए फंक्शन नेम हैविंग सेवरल डेफिनेशंस दैट आर डिफरेंशिएबल बाय द नंबर, टाइप्स और सीक्वेंस ऑफ देयर आर्गुमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 3 चीज़ें यहाँ पे मैंने बोली हैं, नंबर, टाइप और सीक्वेंस। कहता है हमारे पास एक ही नाम के फंक्शंस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे हो सकते हैं, बट दैट मस्ट बी डिफरेंशिएबल। वो डिफरेंशिएबल होने चाहिए। कैसे डिफरेंशिएबल होंगे? उनके नंबर से, टाइप से या सीक्वेंस से। नंबर मतलब वो कितने नंबर, जैसे एरिया की हमने पीछे एग्जांपल देखी, वो एरिया में नंबर डेटा टाइप, यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं? 1, यहाँ पे 2, तो ये 2 अलग अलग फंक्शन मानेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही फंक्शन, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है और यहाँ पे 2, सो दे आर डिफरेंशिएबल इन टर्म्स ऑफ नंबर। सेकेंड बोला मैंने टाइप से भी डिफरेंट, कि अगर एक फ्लोट है और एक इंटीजर है तो दे आर डिफरेंशिएबल। और सीक्वेंस, अगर वो दोनों, एक इंट है एक फ्लोट है, दूसरा फ्लोट है और इंट है, वो भी अलग अलग माने जाएंगे बिकॉज सीक्वेंस ऑफ द आर्गुमेंट्स आर डिफरेंट। सो फंक्शन ओवरलोडिंग इंप्लीमेंट्स पॉलीमॉर्फिज्म। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, ये 4 एग्जाम्पल में हम देखो ध्यान से। एरिया जो है हमारा फंक्शन, हमारे फंक्शन का नाम है एरिया, और वो हमसे कितने पैरामीटर्स ले रहा है? 1, और उस पैरामीटर, वो किस टाइप का पैरामीटर है? इंटीजर का।
उसी तरह ये भी एरिया फंक्शन है, पर ये हमसे कितने आर्गुमेंट ले रहा है, 2 आर्गुमेंट। तो ये वाला एरिया फंक्शन अलग माना जाएगा, ये वाला एरिया फंक्शन अलग माना जाएगा। क्यों? बिकॉज ये एक आर्गुमेंट ले रहा है, ये हमसे 2 आर्गुमेंट। नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स आर डिफरेंट, दैट्स व्हाई दे आर डिफरेंट फंक्शंस। थर्ड, ये एरिया फंक्शन ये हमसे एक ही ले रहा है। अब आप कहोगे कि ये भी एक ही ले रहा था, ये भी एक ले रहा था, ये अलग अलग क्यों है? क्योंकि दे आर डिफरेंशिएबल इन टर्म्स ऑफ डेटा टाइप। ये इंटीजर वैल्यू ले रहा है और ये फ्लोट वैल्यू ले रहा है। नेक्स्ट कम टू दिस एरिया फंक्शन। ये एरिया फंक्शन दो वेरिएबल्स हमसे ले रहा है, ले रहा है, और ये भी 2 ले रहा है, बट बोथ आर डिफरेंट। क्यों ये डिफरेंट है? क्योंकि ये दोनों इंटीजर टाइप के ले रहा है और ये एक इंटीजर और एक फ्लोट, तो ये अलग अलग फंक्शन माने जाएंगे। उसी तरह ये लास्ट वाला, ये दोनों अलग अलग माने जाएंगे बिकॉज सीक्वेंस, 3 चीजें हमने पढ़ी, नंबर डिफरेंट होना चाहिए, डेटा टाइप डिफरेंट होना चाहिए, और सीक्वेंस। यहाँ पे इंटीजर पहले है, फ्लोट बाद में है, यहाँ पे फ्लोट पहले है और इंटीजर बाद में है। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन नेम हैविंग सेवरल डेफिनेशंस दैट आर डिफरेंशिएबल बाय द नंबर, टाइप्स और सीक्वेंस ऑफ देयर आर्गुमेंट इज नोन एज फंक्शन ओवरलोडिंग। इट इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम इस प्रोग्राम की मदद से इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग का प्रोग्राम। राइट ए C++ प्रोग्राम दैट यूजेस ए फंक्शन एरिया फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, रेक्टेंगल और स्क्वायर। ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे पास 2 हेडर फाइल्स iostream.h एंड conio.h, ये दोनों हेडर फाइल्स इम्प्लीमेंट किए हैं। उसके बाद हमने 3 फंक्शंस डिस्प्ले किए हैं। एक डिस्प्ले जो एक वेरिएबल ले रहा है इंट, दूसरा डिस्प्ले एक वेरिएबल ले रहा है फ्लोट, तीसरा डिस्प्ले फंक्शन ये हमसे 2 वेरिएबल्स ले रहा है, एक इंटीजर और एक फ्लोट का। यहाँ पे हमने फंक्शंस को पहले मेन फंक्शंस के पहले लिखा है, क्योंकि हम फंक्शन प्रोटोटाइप दे रहे हैं। हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि हम ये 3 फंक्शंस अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर रहे हैं। हम ये तीन फंक्शंस जो हैं हम प्रोग्राम के अंदर यूज कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। अब नाउ नेक्स्ट, वॉइड मेन इज द गेटवे टू माई प्रोग्राम। हर कोई C++ प्रोग्राम यहीं से स्टार्ट होगा। फर्स्ट लाइन क्लियर स्क्रीन हमारे स्क्रीन जो जब हम रन करते हैं प्रोग्राम तो पुराने आउटपुट ना आए, इसलिए हम क्लियर स्क्रीन करते हैं। क्लियर स्क्रीन की हेडर फाइल है conio.h। और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इंट a इक्वल टू 5, इंटीजर एक वेरिएबल लिया a जिसकी वैल्यू है 5, एक फ्लोट वेरिएबल लिया b जिसकी वैल्यू है 5.5। तो अभी तक हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए मेमोरी में, एक a जिसकी वैल्यू है 5, एक b जिसकी 5.5। अब हम कॉल कर रहे हैं अपने फंक्शन को डिस्प्ले a। ये क्या करेगा? ये इस फंक्शन को ये ढूंढेगा, डिस्प्ले फंक्शन विद 1 पैरामीटर ओनली, उसको ढूंढेगा और यहाँ पे जाएगा और वेरिएबल में रिप्लेस करेगा वैल्यू 5। जो 5 हमने वैल्यू यहाँ दी है वो a की वैल्यू कहाँ चले जाएगी? हमारे इस वेरिएबल के पास, और हम यहाँ इस फंक्शन के बॉडी में आ जाएंगे और एग्जीक्यूट होगा ये लाइन, सी आउट इंटीजर नंबर क्या आएगा? 5। तो तभी आउटपुट में हमारे पास क्या आ रहा है? इंटीजर नंबर 5। नेक्स्ट, ये एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा कंपाइलर दोबारा इस लाइन पे आ जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट होगा डिस्प्ले b। अब ये ढूंढेगा b जो हमारा फ्लोट वेरिएबल है, तो ये भी एक ही वेरिएबल, ये इसके पास नहीं जाएगा, ये इस वेरिएबल के पास जाएगा, इस फंक्शन के पास जाएगा। क्यों इस फंक्शन के पास जाएगा? क्योंकि जो इसका पैरामीटर है, जो इसका आर्गुमेंट है वो b जो है वो फ्लोट टाइप का है, और ये फ्लोट और ये फंक्शन का जो आर्गुमेंट है वो भी फ्लोट टाइप का है। तो ये फंक्शन ये मैपिंग कैसे होगी? ये वाला b जो है ये इसके पास जाएगा और डिस्प्ले होगा फ्लोट नंबर 5.5। वेर की जगह क्या आ जाएगा? 5.5, फ्लोट नंबर 5.5। उसी तरह अब तीसरा फंक्शन कॉल होगा डिस्प्ले a, b। ये इस फंक्शन, क्योंकि ये 2 वेरिएबल्स ले रहा है तो ऑब्वियसली ये इस फंक्शन के पास जाएगा, और var 1 में क्या वैल्यू आ जाएगी? जो a की वैल्यू थी। var 2 में क्या वैल्यू आ जाएगी? जो b की वैल्यू थी। तो इंटीजर नंबर क्या आ जाएगा? var 1 मीन्स 5, फ्लोट नंबर मीन्स 5.5। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह हमने अपना पहला वीडियो कंक्लूड किया। इसमें हमने 4 सब टॉपिक्स पढ़े हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन मेल मी at vivekjandial@gmail.com. So hope we would understand about this topic. Thank you.